हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों जैसे कि अपन ने स्टार्ट कर दिया था यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ना। ठीक है, अपन ने जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया, अपन ने इटली का यूनिफिकेशन देख लिया और साइड बाय साइड अपन लोगों ने बाल्कन्स के बारे में भी स्टडी कर लिया। आज जो बच्चे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि ब्रिटेन का जो केस है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। स्ट्रेंज क्यों है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पहले अपन मैप बना लेते हैं। जो मैप होगा ना बच्चों वो बहुत सिमिलर रहेगा आपका, थोड़ा इटली की तरह उसी तरीके से अपना डायरेक्शन होगा कि टिल्टेड एरिया में अपना पूरा ब्रिटेन के बारे में होगा, और जैसे इटली में अपना नॉर्थ वेस्ट में सर्दिनिया पिडमोंट था, यहाँ पर आयरलैंड है। ठीक है, इसको आप साथ में से ड्रॉ करते हुए जाइएगा। ठीक है, ये आपके होगा इंग्लैंड का। ठीक है, ब्रिटेन का पूरा उस टाइम का जो मैप था वो इस तरीके से था कि आपके नॉर्थ में था स्कॉटलैंड, सेंट्रल पार्ट में था अपना वेल्स, ठीक है WALES, और फिर साउथ पार्ट में सदर्न पार्ट में अपना इंग्लैंड, इंग्लिश में यानी ब्रिटेन। उसके नॉर्थ वेस्ट में बच्चा था अपना आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, आयरलैंड जो था अगेन दो में डिवाइडेड था उस टाइम पे। ठीक है, एक था अपना नॉर्दर्न आयरलैंड और दूसरा अपना सदर्न आयरलैंड। ठीक है, सदर्न आयरलैंड जो था वो ऑटोमेटिक फ्री था। ठीक है, फ्री मतलब मैं आपको तब तक अब अपन इसमें आगे और चलते हैं। इस पूरे केस को अपन बोलेंगे, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, इसको बच्चों आप लोगों ने बना लिया। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होने लग गया है स्ट्रेंज केस बच्चे, इसको इसलिए बोला क्योंकि पूरे इंग्लैंड के थ्रू जब ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, या ब्रिटेन जो है वो चाहता था अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना, हर तरफ कॉन्स्टिट्यूशन लेके आना। ठीक है, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए था, जो उसकी टेरिटरी में है वहां से एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाना। उसने क्या किया, ब्रिटेन ने सबसे पहले स्कॉटलैंड के पास हो गया। ठीक है, स्कॉटलैंड के पास जाने के बाद उसने उसको इन्फ्लुएंस किया, उसको कन्विंस किया, और कन्विंस किस बेसिस पे किया कि हमारे पास मिलिट्री है, हमारे पास पैसा है। ऑब्वियस बात है, जैसे इंडिया में भी अगर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके पास पैसा बहुत था, आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, तो वही कन्विंसिंग पॉइंट उसने स्कॉटलैंड को बोले कि हम आपको जब भी वॉर होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारी आर्मी आपको सपोर्ट करेगी, स्कॉटलैंड के डेवलपमेंट में हम हमारा पैसा देंगे। कुल मिला के बस आपको ये करना है कि आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉलो करना है और हमारे अंडर में चलना है। तो स्कॉटिश को लगा कि कहीं इसकी वजह से हम लोग इनके अंडर में आ जाएंगे, दैट मींस उनका जो कल्चर है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनको वो छोड़ना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे स्कॉटलैंड ने पहले तो मना कर दिया ब्रिटेन को कि हम आपके साथ मर्ज नहीं होंगे, लेकिन फिर ब्रिटेन ने क्या बोला कि नहीं, हम आपका कल्चर जो है आपको फॉलो करने देंगे, आपका ट्रेडिशन जो है हम आपको फॉलो करने देंगे। तो स्कॉटलैंड को लगा कि ठीक है, अगर हमारा स्कॉटिश लैंग्वेज या स्कॉटिश कल्चर फॉलो होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट भी तो हो रहा है ना। वही हुआ फिर, तो क्या हुआ, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हो गया, एक्ट ऑफ यूनियन। कब साइन हुआ, 1707 में। ठीक है, 1707 के अंदर एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हो गया इन दोनों के बीच में, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जो स्कॉटलैंड है वो अब ब्रिटेन के साथ में चलेगा, ब्रिटेन के अंडर में चलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा जो टेरिटरी है वो ब्रिटेन उसको रूल करेगा, मतलब बेसिकली टेक ओवर कर लिया एक तरीके से ब्रिटेन ने। अब फाइनली आफ्टर जब ये साइन हो गया, जब स्कॉटलैंड ने अपने स्कॉटिश कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करी, स्कॉटिश लैंग्वेज को फॉलो करने की कोशिश करी, इवन जो उसके स्कूल्स थे जहां पे टीचर्स स्कॉटिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते थे, उन सबको जब कंटिन्यू करने की कोशिश करी, तब ब्रिटेन ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया।
ब्रिटेन ने क्या बोला कि अब आपको कौन सी लैंग्वेज माननी पड़ेगी, इंग्लिश। कौन सा ट्रेडिशन मानना पड़ेगा, ब्रिटिश का। अब उनके लिए प्रॉब्लम, स्कॉटलैंड तो फंस गया। अब जबरदस्ती का मानना पड़ेगा, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटेन के अंडर में आ चुका है। उसकी पूरी आर्मी जो है, उसके जो पूरे के पूरे मिलिट्री जो पावर्स है, वो सारी की सारी स्कॉटलैंड के ऊपर हमला कर देगी, वॉर कर देगी, अगर वो नहीं मानेगा तो। एक तरीके से अब अगर ये मैप को देखा जाए तो ये भी ब्रिटेन है, जो नॉर्दर्न पार्ट हो गया वो भी ब्रिटेन हो गया, तो ये एक तरीके से ब्रिटेन ही रूल कर रहा है वहां से भी। अब ये चीज वेल्स ने देख ली थी कि ब्रिटेन किस तरीके से कन्विंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, किससे, अपनी मनी पावर से। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन वेल्स के पास नहीं गई, स्कॉटलैंड में चलो ठीक है बहुत इजीली मर्ज हो गया, सिर्फ उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ा। अब क्या किया ब्रिटेन ने, ब्रिटेन चला गया आयरलैंड के पास। नेक्स्ट स्टेप उसने किसके पास उठाया, आयरलैंड के पास। अब आयरलैंड में जाने के बाद उसने देखा कि पूरा का पूरा जो आयरलैंड है वो दो में डिवाइडेड है, एक अपना नॉर्दर्न आयरलैंड, एक अपना सदर्न आयरलैंड। पहले वो गया सदर्न आयरलैंड की तरफ, ठीक है। सदर्न आयरलैंड जैसे मैंने बताया उस टाइम में वो फ्री था। फ्री मतलब ऑटोमेटिक वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वहां पर चल रही है। तो ब्रिटेन को कोई जरूरत ही नहीं थी कि इनको अपने अंडर में लेने के लिए, क्योंकि वहां पर खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हर तरफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होना चाहिए, भले वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो हो जाए, लेकिन क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन वही लोग तो लाए थे, ठीक है। पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अल्टीमेट पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट यानी जुडिशरी, जज, काउंसिल्स, ये सब जो थी ब्रिटिशर्स तो अपने पे लाए थे। थोड़ा सा रिकॉल करोगे आप तो आपको पता पड़ेगा इंडिया के आजाद होने से पहले ही इंडिया के अंदर कोर्ट्स थे, प्रॉपर तरीके पार्लियामेंट असेंबली थी, लेजिस्लेचर असेंबली थी। तो ये सब कॉन्सेप्ट कौन लाया था, ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स। तो वही ये चाहते थे कि उसकी टेरिटरी में भी हर तरफ क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कौन सा होगा, ब्रिटेन का बनाया होगा, जो कि हाफ रिटर्न है, ध्यान रखना, हाफ रिटर्न। अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ, बट स्टिल वो ये चाहते थे कि वही हर तरफ फॉलो होना चाहिए। अब वो चला गया सदर्न आयरलैंड की तरफ, यहां पर तो एब्सोल्यूट मोनार्की है ही नहीं, तो क्या करेगा, उसने बोला चलो ठीक है छोड़ो, फिर जंग दिया। वो फिर चला गया किसके पास, नॉर्दर्न आयरलैंड के पास। अब नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जाके उसने देखा कि यहां तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड की जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन थी ना, वो भी दो में डिवाइडेड थी। एक थे अपने प्रोटेस्टेंट्स और एक थे अपने कैथोलिक्स। मतलब पूरी की पूरी नॉर्दर्न आयरलैंड की जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के अंदर, और यहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रूल चल रहा है। मतलब जो मेजॉरिटी में वो डोमिनेंसी दिखा रहा है अपनी माइनॉरिटी के ऊपर, ठीक है। अब मेजॉरिटी में कौन था वहां पे, कैथोलिक्स। अब कैथोलिक्स अपनी जो डोमिनेंसी है वो प्रोटेस्टेंट पे दिखा रहे हैं, और प्रोटेस्टेंट इसके अगेंस्ट में फाइट बैक कर रहे हैं कैथोलिक्स से। तो एक तरीके से सिविल वॉर तो ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस कटिंग चल रही है, बस एक ही रिलीजन के अंदर डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी, बट स्टिल एक ही उसके अंदर क्रॉस कटिंग यहाँ पर चल रही है। ब्रिटेन ने सोचा कि अगर मुझे नॉर्दर्न आयरलैंड को भी अपने अंडर में लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने अंडर में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, या उसका जो इन्फ्लुएंसिंग पावर थी उसको ग्रो करना पड़ेगा। उसने क्या किया, ब्रिटेन ने कैथोलिक से सपोर्ट किया, यहाँ पर उसने कैथोलिक का सपोर्ट कर दिया और कैथोलिक्स को बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स को डिफीट करने में, प्रोटेस्टेंट्स को हराने में, ताकि प्रोटेस्टेंट आपके अंडर में आ जाए, ठीक है, ताकि प्रोटेस्टेंट आपके अंडर में आ जाए। मतलब प्रोटेस्टेंट किसकी माने, कैथोलिक्स की। कब, जब ब्रिटेन ने उसको बोला कि आपको हमारी माननी पड़ेगी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉज है, जो पार्लियामेंट है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब कैथोलिक्स मान गए, बोले ठीक है, अगर मेरे को पूरा नजर आने मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर ढंग से देखा जाए तो ब्रिटेन ने क्या चाल चली, ब्रिटेन ने कैथोलिक्स को अपने अंडर में ले लिया और बोला कि पूरा का पूरा आपके अंडर में आ जाएगा, और ये पूरा किसके अंडर में आ गया, अल्टीमेट ब्रिटेन के अंडर में। स्मार्टली खेल लिया, कोई वॉर हुआ, कुछ लड़ाई नहीं हुई, इसलिए इसको स्ट्रेंज केस समझ रहा है। स्ट्रेंज केस क्यों है, क्योंकि अभी तक कोई लड़ाई हुई नहीं है। ब्रिटेन ने क्या किया, सिर्फ इन्फ्लुएंस किया अपनी मनी पावर से, अपनी मसल पावर से। मसल पावर मतलब मिलिट्री का जो पावर यूज कर रहा है वो, सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस किया उसने स्कॉटलैंड को भी, कैथोलिक्स को भी, और उस तरीके से नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड उसके अंडर में
जा चुके हैं। लेकिन क्या हुआ बच्चों, कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप थे जो चाहते थे कि ये खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ना कि वो ब्रिटेन का फॉलो करे। आए समझ में? वो कौन लोग थे? ठीक है, यूनाइटेड आयरिशमैन एंड प्लस वोल्फटोन, WOLFTONE। बैड हैंड राइटिंग पर ठीक है, काम चला लो। ठीक है, यूनाइटेड आयरिशमैन प्लस वोल्फटोन। इन क्या किया, यूनाइटेड आयरिशमैन, ये यहाँ के लोग थे जो चाहते थे कि पूरा आयरिश जो है, मतलब आयरलैंड जो है, वो पूरा यूनाइट हो जाए, सेपरेट काम करे, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उनका ग्रुप, उसको लीड किसने किया? वोल्फटोन ने। ठीक है, इनका ये मकसद था कि खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो इन्होंने क्या कर दिया, ब्रिटेन से फाइट ले ली। अब बताओ, ब्रिटेन जो अपने आप में इतना बड़ा है, जिसके सामने स्कॉटलैंड कुछ नहीं है, उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उससे फाइट ले ली। कब ली? 1798, मतलब 1798 में ब्रिटेन से फाइट ले ली इन लोगों ने। ठीक है, 1707 के अंदर स्कॉटलैंड को ले चुका था, उसके बाद आयरलैंड को अपने अंदर ले चुका है, नॉर्दर्न आयरलैंड। उसके कुछ यूनाइटेड लोग प्लस उनका लीडर वोल्फटोन, उससे वो फाइट कर रहे हैं। फाइट करने के बाद उसको बहुत इजीली 2 साल के अंदर हरा भी दिया। 1800, 2 साल के अंदर इसको हरा भी दिया ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन ने बोला कि पूरी तरीके से उसके पास स्कॉटलैंड आ चुका है, नॉर्दर्न पार्ट में वो खुद है, सदर्न पार्ट में वो खुद है। फ्रंट की तरफ देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड, वहां पर भी वो खुद है। अब कौन बचा? सिर्फ एक वेल्स। हम क्या करा ब्रिटेन ने? ब्रिटेन गया वेल्स के पास। ब्रिटेन ने वेल्स को बोला, ऊपर भी मैं, नीचे भी मैं, सामने भी मैं, पीछे नदी। अब बताओ क्या करना है? वेल्स ने कुछ भी नहीं किया। वेल्स ने सिंपली उसके साथ सरेंडर कर दिया उसको, अपने आप को, कि मैं भी आपका जो पार्लियामेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अडॉप्ट करने के लिए रेडी हूं। और इस तरीके से ये जो पूरा टेरिटरी आप देख रहे हैं, ये पूरा टेरिटरी कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? किसमें कन्वर्ट हो गया? द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। पूरा एरिया जो है, पूरी टेरिटरी जो है, सारा का सारा ब्रिटेन ने अपने अंडर में ले लिया। और फाइनली जब ये अपने अंडर में आ गए, तब इस पूरे एरिया का क्या नाम पड़ गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। कौन से ईयर में? 1801। ठीक है, आया बच्चों समझ में? 1801 के अंदर फाइनली पूरा जो एरिया था वो द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में आ चुका था। किस तरीके से ब्रिटेन ने उसको अपने अंडर में लिया? कहीं पे भी कोई बड़ा वॉर नहीं हुआ, जैसे इटली में अपन ने देखा, जैसे अपन ने जर्मनी में देखा, वैसा कुछ यहाँ पे फाइट नहीं हुई। इसीलिए पूरे ब्रिटेन को केस को क्या कहा जाता है? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये थी बच्चों ब्रिटेन की कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसका जो वर्जन है आपने अभी देख लिया है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे बच्चों बहुत जल्द। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। चलिए बच्चों, बाय बाय। इसको बना लीजिएगा, नोट्स याद बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों, बाय बाय।